वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स विच इज़ अभिज्ञान एजुकेशन क्लासेस। और अभी हमने कल एक वीडियो देखा था जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो अभी हमने उसमें आधारित पद्धतियों के बारे में जान लिया था कि जब हमें फसल उगानी है तो हमें किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब कि मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, फिर उसमें बुआई करनी पड़ेगी, फिर उर्वरक या मैन्योर देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, खरपतवार से अपनी फसल की रक्षा करनी पड़ेगी, और जब फसल तैयार हो जाएगी तो हमें कटाई करनी पड़ेगी, और कटाई करने के बाद जब हमें फसल मिल जाएगी तो उसका भंडारण करना होगा। तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया था कि किस तरीके से हमको हमारी मिट्टी तैयार करनी है। अब उसके आगे का जो स्टेप है वो है बुआई या सोइंग, मतलब कि हमें बीजों को किस तरीके से डालना। तो उसका सेकंड प्रोसीजर होता है सोइंग या बुआई करना। अब आप देखिए कि अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए आपके पास अच्छा बीज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप ये पता कैसे लगाएंगे कि आपके पास अच्छा बीज है कि नहीं। उसको पता लगाने का एक सबसे सिंपल तरीका होता है कि एक गिलास पानी लीजिए और उसमें बीजों को डाल दीजिए। जो बीज नीचे बैठ जाएंगे वो बीज अच्छे होंगे, और जो बीज ऊपर तैरेंगे वो बीज अच्छे नहीं होंगे क्योंकि वो खराब हो चुके होंगे और वो हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी प्रोसेस। खेती शुरू करने के लिए या फसल बोना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कृषि का एक मेन मंत्र है कि उनके पास बीज अच्छे हों। बीज अच्छे होंगे तो ही उनकी फसल अच्छी होगी या उनकी ये जो 3-4 महीने की मेहनत है वो सफल होगी। तो किसान प्रेफर करते हैं कि ऐसे बीजों को यूज़ करें जो कि बहुत अच्छी फसल दे। और अभी मैंने आपको बता दिया कि वो बीजों की पहचान किस तरीके से करते हैं। इसके बाद बीज को बोने के लिए कुछ ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं जो कि बहुत लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं। उनमें क्या होता है कि बैल के पीछे, जैसे हमने कल देखा था हल था या प्लग था, उसी तरीके के होते हैं। जब हम मिट्टी को तैयार कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे जानवर बंधे हैं। देखिए वो जो ट्रेडिशनल टाइम का जो इक्विपमेंट था या जिससे वो बुआई किया करते थे, आज भी करते होंगे बहुत सारी जगह पर, वो इस तरीके का होता है कि ये जो बीम है ये एनिमल्स के शोल्डर्स पे होती थी, उनके कंधों पर होती थी। और उसके बाद जैसे हमारे प्लग में एक मजबूत ये डंडा था, छड़ थी, ये यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पर एक कीप लगी रहेगी जिसमें से जो फार्मर है वो इन कीप्स में बीजों को डालता जाएगा, और ये सारे बीज जो यहाँ पर एक पाइप अटैच होगी उनके थ्रू ज़मीन पर आते जाएंगे। सीड ड्रिल कुछ इस तरीके का होता है। ये ऐसा इक्विपमेंट होता है, या ये वाला जो हिस्सा होता है इसके ऊपर का, वो ट्रैक्टर में पीछे जॉइंट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर पे भी एक पट्टी लगी होती है, और उसमें जो फार्मर है वो बीज डालता जाता है, और कंटिन्यू वो जो बीज रहते हैं वो इस वाली लाइन में आते जाते हैं, और जो ये नोक वाला हिस्सा दिख रहा है इसमें आकर मिट्टी में आते जाते हैं। अब सीड ड्रिल से बीज डालने का फ़ायदा ये भी होता है, एक तो बीज बिल्कुल बराबरी में डलते हैं, बराबर की गहराई में डलते हैं, और ये वापस सारे जो बीज रहते हैं वो मिट्टी से वापस ढकते जाते हैं, जिससे कि बर्ड्स के थ्रू इसको खाने का खतरा कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, या खाद एवं उर्वरकों को मिलाना। अब देखिए कल ही मैंने क्लियर कर दिया था कि खाद अलग चीज़ होती है और फर्टिलाइज़र या उर्वरक अलग चीज़ होती है। खाद जो होती है वो नेचुरल थिंग से बनाई जाती है, और जो उर्वरक होता है उनको हम फैक्ट्रीज में अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं। ठीक है, अब क्या आपको पता है मिट्टी से ही प्लांट को सारे पोषक तत्व मिलेंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, सब कुछ हमको पता है कि पौधे को मिट्टी से ही मिलना है, क्योंकि उसका जो बेस है वो ही मिट्टी में है, तो उसको जो भी चीज़ें मिलेगी सब मिट्टी से ही मिलेगी। इसीलिए जहाँ पे उसका बेस है अगर हम उसको ही ताकतवर बना देंगे, सबसे अच्छा कर देंगे, तो जो हमारी प्रोडक्शन रहेगी वो भी सबसे अच्छी ही मिलकर निकलेगी।
जो खाद होता है, आज भी गाँव में कैसे खाद तैयार करी जाती है, गोबर को या एनिमल वेस्ट को वो एक बड़े गड्ढे में डाल देते हैं, पेड़ पौधों की जो लीव्स रहती हैं, जो लकड़ियाँ रहती हैं, उनको भी उसमें डाल देते हैं और उसके बाद उसको ऐसे ही खुला रख देते हैं। तब क्या होता है, जो भी उसका कार्बनिक पदार्थ रहता है वो हवा के साथ मिलकर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और फिर उससे जब वो सड़ने लगता है, सड़ने के बाद हमको एक अच्छी खाद मिल जाती है, जो कि बीज डालने के बाद अगर हम खेतों में डालें तो ज़्यादा बेहतर होता है हमारी कृषि के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खाद भी, एक तो गोबर की खाद हो गई, दूसरी डिकम्पोज खाद होती है और फिर वर्मी खाद होती है। वर्मी खाद को जो केचुओं से बनाई जाती है। ठीक है, अब यहीं पर फर्टिलाइजर के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का मतलब होता है क्रॉप रोटेशन या हिंदी में बोलेंगे इसको फसल चक्रण। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर रहता है, किसान रहता है, वो एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाने के लिए थोड़ा सा वेट करता है, या एक फसल दूसरे किस्म की लगाएगा, दूसरी फसल दूसरे किस्म की लगाएगा, जिससे कि जो मिट्टी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो लगातार वृद्धि करते जाए। जैसे उत्तर भारत में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, वहाँ पर पहले जो एक सीज़न रहेगा उसमें फलीदार घास लगा देंगे। देखिए, फलीदार घास लगाने से क्या मतलब होगा वो अभी बताती हूँ। और फिर उसके बाद जो सेकेंड सीज़न स्टार्ट होगा उसमें गेहूँ लगा देंगे। तो उनके पास इस सीज़न से उस सीज़न में जाने के लिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिल जाता है और उसी जब फलीदार पौधे लगाए जाते हैं उसी समय उनकी जो मिट्टी रहती है उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं होगा, आपने पीछे की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फलीदार पौधे होते हैं उसमें बैक्टीरिया होता है, जो नीचे फलियां लगी रहती हैं उनमें बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। और राइजोबियम बैक्टीरिया का काम ये होता है कि जो वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन रहती है वो खुद ग्रहण करता है और पौधों को देता, मतलब स्थिरीकरण करने का काम करता है। उससे लेकर उसको तो एक रहने की जगह मिल गई, वहाँ रहता है, और जो नाइट्रोजन गैस रहती है, जो नाइट्रोजन का प्रोडक्ट रहता है वो पौधों को देता है, जिससे कि पौधे वृद्धि करते हैं। तो वह जो राइजोबियम रहता है वो मिट्टी के अंदर या पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। बहुत सी बार ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम्स में आता है कि पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उसका नाम है राइजोबियम। दोनों बातों को समझ लीजिए आप कि जो फर्टिलाइजर है ये मैन मेड थिंग है। मनुष्य अपने हिसाब से इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है उसको बिल्कुल अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकता है, लेकिन जो मैन्योर रहता है उसमें ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा उसमें ये प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र की तुलना में कम होते हैं। तो चार चीज़ हो गई, फर्टिलाइज़र मैन मेड सॉल्ट है, जबकि मैन्योर जो होता है वो काऊ मतलब कैटल्स और प्लांट्स का वेस्ट से बनता है। सेकेंड थिंग, जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज़ में बनता है, जो मैन्योर है उसे हम फील्ड में तैयार कर सकते हैं। थर्ड थिंग, इस जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल को ह्यूमस नहीं देता है, जबकि जो मैन्योर है वो देता है। फोर्थ थिंग, जो फर्टिलाइज़र है उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जबकि मैन्योर में इतनी अच्छी नहीं होती। तो आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम खेत में पानी देते हैं, जो हमारी क्रॉप्स रहती है उनको पानी देते हैं, वो चीज़ कहलाती है इरिगेशन या सिंचाई। अब इरिगेशन या सिंचाई के पहले के टाइम पे बहुत सारे तरीके होते थे और उन चीज़ों को हमने डेवलप कर कर अब कुछ नए तरीके निकाल लिए। तो पानी का स्रोत या हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता था, ट्यूबवेल से, वेल से, पॉन्ड से, नदियों से, नहरों से, इन सारी जगह से हमें सिंचाई के लिए पानी मिल जाता था। तो जब इन सारी जगह से हमको सिंचाई के लिए पानी मिलता था तो उनको यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग होता था। अगर हम ट्यूबवेल से यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट मोटर से पाइप, जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं उनको लगा देंगे तो पानी चला जाएगा। लेकिन हम नहर से यूज़ कर रहे हैं तो नहर ऐसा नहीं होगा कि हमारे जस्ट खेत के पास में ही नहर होगा और हम वहाँ से पानी डालेंगे, पाइप डालेंगे और हमारे खेत में पानी आ जाएगा, या कुएँ में भी पानी नीचे चला जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान अगर बाल्टी डालकर पानी निकालता रहे तो वो खेत के लिए कितना पानी और कब तक निकालता रहेगा। तो उसी चीज़ को, इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए पहले के लोग कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया करते थे, वो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या थी जिसके थ्रू उनको पानी निकालने में सहूलियत। 4 तरीके थे, मॉड, चेन पंप, ढेकली और रहर। अब देखिए क्या होता था। जो मॉड था वो सिंपल
सिंपल सा तरीका था कुएं में से पानी निकालना, वही आदमी या एनिमल्स उसको खींचेंगे, पानी निकालेंगे और यहीं पर ही यहाँ पर ही वो एक पाइप लगी रहती थी जो कि खेत के अंदर चली जाती थी और उससे पानी पूरे खेत में चला जाता था। दूसरा था चेन पंप। अब देखिए इसमें क्या होगा, चेन पंप में क्या होगा, यहाँ से एक और व्हील लगा रहेगा और उसमें ये एक मोटी सी चेन लगी रहेगी और इसमें बहुत सारी बाल्टियाँ इस तरीके से लगी रहती थी और उनमें पानी आता था और ये व्हील पूरा घूमता जाता था, सर्कल घूमता जाता था और ये पानी इस चैम्बर में इकट्ठा होता था और इस चैम्बर के थ्रू फिर पूरे खेत में चला जाता था। थर्ड थिंग थी ढेकली। अब इसमें क्या करते थे कि एनिमल कुएं में से पानी खींचेगा और यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पर एक पत्थर, भारी सा पत्थर लगा दिया जाता था ताकि ये जो बाल्टी पानी भरकर रखी हुई है ये वापस नीचे ना चली जाए और फिर फार्मर आएगा इसमें से पानी निकाल कर खेत में डालता जाएगा। फोर्थ, और ये बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जो स्कीम थी, इसमें क्या करते थे कि ये जो पूरी चेन है ना ये कुएं के अंदर रहती है और इनमें छोटे छोटे से इतने बड़े बड़े से बॉक्स लगे रहते हैं, मतलब बाल्टी के समान बॉक्स लगे रहते हैं। यहाँ पर एक व्हील लगा रहता है और इसके नीचे एक चैम्बर बना रहता है जिसमें कि इन बाल्टियों में जो भी पानी आएगा वो उस चैम्बर में आएगा, उस चैम्बर के थ्रू फिर उसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब रही बात ये कि हमने ये इतनी सारी चेन और बाल्टियाँ कुएं के अंदर उतार दी, अब ये तो भारी हो गया, ये हम खींचेंगे तो हमसे पानी या बाल्टी ऊपर आएगी भी नहीं। तो क्या करते थे, इस जो व्हील का कनेक्शन है वो यहाँ पर एक व्हील ऐसा और एक व्हील ऐसा होता था और उस व्हील में बंधा रहता था बैल या जो भी एनिमल्स हो वो, इसके चारों तरफ वो घूमता जाएगा और जो ये वाला व्हील है इस वाली व्हील से कनेक्ट रहेगा, तो जब ये व्हील घूमेगा तब ये व्हील भी घूमेगा। इस व्हील के घूमने के कारण जो ये बाल्टियों में कुएं का पानी आता जाएगा और जब बाल्टियाँ यहाँ तक आ जाएंगी तो यहाँ से पानी इस चैम्बर में आ जाएगा और इस चैम्बर के थ्रू आगे चला जाएगा। तो पहले के समय भी बहुत टेक्निक से पानी का यूज़ करते थे। तो अब जो आधुनिक समय में इरिगेशन के लिए जो दो पद्धतियाँ यूज़ की जा रही हैं, पहली है स्प्रिंकलर, दूसरी है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर में क्या करते हैं, ये एक पाइप जाएगी, इससे जहाँ जितने भी बड़े एरिया में हमको ये लगाना है, ये सिस्टम लगाना है, वहाँ पर क्या करते हैं, एक जो कनेक्शन रहता है वो सीधे डायरेक्ट मोटर से होता है जहाँ से हमको पानी मिलेगा और फिर ऐसे लंबे लंबे पाइप्स लगाकर स्प्रिंकल लगा देते हैं ऊपर, जो वो फवारे होते हैं जो घूमते रहते हैं। ऐसे हर थोड़ी दूरी पर, जैसे एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक थोड़ी दूर पे लगा दिया, ऐसे बराबर डिस्टेंस पे कर कर स्प्रिंकलर्स को फिट कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे घूमते जाते हैं और इनसे पानी निकलता रहता है। तो जैसे फवारे से पानी निकलता है, फाउंटेन से पानी निकलता है, वो बहुत प्रेशर के साथ निकलता है और बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो इससे थोड़ा पानी कम निकलता है, वेस्ट नहीं होता है ज़्यादा और सारे पौधों को मिल जाता है। इसका यूज़ जो जगह असमतल घरों में घास लगाते हैं, लॉन में घास लगाते हैं, उनमें किया जाता है और कॉफ़ी के खेतों में किया जाता है, वहाँ पर पानी देने के लिए इन स्प्रिंकलर टेक्निक का यूज़ करते हैं। दूसरी होती है ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल जो हमारी ज़मीन होती है उसके लेवल में पाइप्स डालते जाते हैं। जैसे एक पाइप ये डल गया, इससे थोड़ी दूरी पर एक पाइप ये डल गया, फिर इनको पाइप्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और इनमें छेद कर देते हैं ताकि इनसे पानी धीरे 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 ड्रिप ड्रिप करके निकलता जाए। तो इसमें बहुत सारे पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है और ये सबसे अच्छा तरीका है पानी को बचाने का। जैसे जो वेजिटेबल्स वगैरह रहती है उनमें इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और अगर हम एक साथ पानी छोड़ दें तो वो वेजिटेबल्स ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी जगह के लिए ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छी होगी। तो दो तरीके की हो गई जो आजकल के समय की है, एक हो गई स्प्रिंकलर, दूसरी हो गई ड्रिप इरिगेशन। और जो हमने हमारे खेतों में बीज भी डाल दिया, मैन्योर भी डाल दिया, सिंचाई भी कर दी, पानी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, अब बीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो बीजों के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्राकृतिक रूप से पौधे आ जाते हैं, बीजों के साथ में ही उगना शुरू हो जाते हैं, जो कि मिट्टी में ऑलरेडी रहते हैं। तो उनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, जो हमने हमारे बीजों को बड़ा होने के लिए जो मैन्योर दिया है, जो उर्वरक दिए, फर्टिलाइज़र दिया है, पानी दिया है, ये सब चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि वो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो हमारे बीजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे और जो हमारे
पौधे के लिए हमने जो चीज़ें डाली हैं वो खुद ग्रहण करने लगेंगे, तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और हमारे बीज जो बढ़ना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है, अब उसको निकालना ज़रूरी है। तो द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पूरी तरीके से पक कर तैयार हो जाए तो उसे काट कर निकालना कटाई या हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये दो तरीके से होता है, या तो इसे खींचकर निकाला जाता है, जो हमारे फसल होती है जब वो सूख जाती है तो उसे खींच लेने पे वो आसानी से निकल जाती है, या तो खींचकर निकाला जाता है, या फिर उसको जो ज़मीन रहती है उसके बिल्कुल धरातल से काट कर निकाला जाता है। हमारे इंडिया में हार्वेस्टिंग या कटाई दो तरीके से की जाती है। एक होती है मैनुअली, जो इंसानों के द्वारा की जाती है, दूसरी होती है मशीन्स के थ्रू। तो जो मैनुअली की जाती है वो सिकल या हंसिए के द्वारा की जाती है, और जो मशीन्स के थ्रू की जाती है वो हार्वेस्टर, एक मशीन होती है, उसके द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद जो फसल रहती है उसमें से दानों को अलग किया जाता है, वो थ्रेसर के द्वारा अलग किया जाता है। लेकिन अब एक मशीन है वो जो ये दोनों का काम एक साथ करती है, मतलब एक तरफ से आपकी फसल कटती जाएगी और दूसरी तरफ से उसका भूसा और उसके दाने हटते जाएंगे, तो उसको कहते हैं कंबाइन मशीन होती है, उसके द्वारा ये दोनों ही काम एक साथ चलते जाते हैं। तो इस तरीके, और जो छोटे किसान होते हैं वो अपनी फसल को हाथों से काट कर और फिर उसको फटक कर अलग कर लेते हैं। और हमारे देश में कटाई का पर्व मनाया जाता है, वो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि देखिए, इंसान जो किसान होते हैं वो पूरी तरीके से खेती पर डिपेंड है। उनका आज, उनका कल, उनका भविष्य, उनका वर्तमान सब कुछ उस कृषि पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए उनकी जो ये मेहनत रहती है, 4-5 महीनों की जो मेहनत रहती है, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं जब वो फसल को निकाल लेते हैं और ईश्वर को उनकी पहली फसल अर्पित। जो हमारे देश में मनाए जाते हैं वो हैं पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावन्या और बिहू। ये सारे, बिहू है वो असम में मनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे देश में अलग अलग जगह पर इस फसल कटाई, इस टाइप की फसल कटाई का पर्व मनाया जाता है। अब जब हमने फसल कटाई भी कर दी, अब हमको फसल को भंडार करके रखना पड़ेगा, मतलब उसको इकट्ठा कर कर सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो वो कैसे रखेंगे हम भी देखें। अब हम सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं। हमने फसल भी उगा ली, उसको काट भी लिया, अब हमको उसको सुरक्षित करके संभाल के रखना है, मतलब कि उसका स्टोरेज करना है या फिर उसका भंडारण करना है। तो देखिए, जब हम फसल को काटते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी पाई जाती है, तो उस नमी को हटाने के लिए हमको जो हमारी फसल है उसको धूप में सुखाना चाहिए, ताकि जितनी भी नमी है वो भापर का उड़ जाए और हमारी फसल सुरक्षित रहे। इसके बाद हमें उसे सूक्ष्म जीवों से बचाना चाहिए और चूहों से, और इन सब चीज़ों से बचाने के लिए जो किसान होते हैं वो अपनी जो भी उनका अनाज होता है वो उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में भर के रखते हैं, या फिर जो सब्जियां होती हैं जैसे प्याज वगैरह होता है उनको बोरियों में भरकर सुरक्षित हवादार जगह पर रख देते हैं। देखिए, अब ये भी बात डिपेंड करती है कि कौन सी चीज़ को हवादार जगह पर रखना है और कौन सी चीज़ को बिल्कुल पैक जगह पर रखना है। तो वो जो किसान होते हैं उनको उनकी फसल के बारे में पता है। जैसे प्याज जो रहता है उसको थोड़ी सी हवादार जगह पर रखा जाता है, ताकि अगर हम उसको एकदम बंद जगह पर रखेंगे तो वो जल्दी से सड़ जाएगी। उसी तरीके से जो गेहूँ, दाल, चावल, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको हवादार जगह पर नहीं रखा जाता है, इनको कंटेनर्स में बंद कर कर, सुखा कर कंटेनर्स में बंद करके रखा जाता है। आपके भी घरों में होता होगा, आपकी मम्मी लोग जो गेहूँ ले लेते होंगे तो उसको धूप में सुखाते होंगे, और अच्छी तरह से जब वो सूख जाता है तब कंटेनर को साफ़ करके उसमें थोड़ी सी सूखी हुई नीम की पत्तियाँ डालकर, या जो आजकल दवाइयाँ आती हैं वो दवाइयाँ डालकर अपने अनाज को सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरीके से हम भी अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं, और जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो भी अपने अनाज को इसी तरीके से सुरक्षित रखते हैं। इस लेसन का लास्ट पॉइंट आता है फूड फॉर एनिमल, या जंतुओं का भोजन। इसमें मेन चीज़ देखने की है कि जब कोई कृषि करता है तो ज़्यादातर उन लोगों के पास में पशुपालन का तरीका होता है, या पशुपालन भी किया करते हैं, क्योंकि उनकी खेती के लिए पशुओं की आवश्यकता होती है। तो वो लोग मोस्ट ऑफ टाइम उन लोग पशुपालन करते हैं। अब बात आती है कि पशुपालन क्या होता है। पशुओं का एक बड़े स्केल पर पालन पोषण करना, उनको आवास देना, उनको खाना देना, उनको पानी देना, उनकी देखभाल करना, ये सभी चीज़ें पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री में आती है। इससे पशुपालन मतलब पशुओं का भी देखभाल होता है और उनसे हमें बेनिफिशरी, वो हमारे लिए बेनिफिशरी भी होता है, उनसे हमें चीज़ें भी मिलती हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट लेसन था वो आज यहीं पर ख़त्म होता है।
सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझा दिए हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। कल हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर वगैरह और कुछ अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो वो और देख लेंगे। इसके बाद एक लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद ये लेसन ख़त्म होगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।